हेलो बच्चों। ये हमारी दूसरी वीडियो है बच्चों। सॉल्यूशन चैप्टर की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारी बातें बच्चों डिस्कस करी थी। जैसे फर्स्ट वीडियो में बच्चों हमने बताया था कि चैप्टर क्या है। सॉल्यूशन चैप्टर में बेसिक पॉइंट्स हमने नहीं पढ़ाए थे, जैसे मोलैरिटी मोलैरिटी ये सब चीज़ हमने नहीं पढ़ाई। उसके बाद हमने जो फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा, वेपर प्रेशर डिस्कस करा था। वेपर प्रेशर के बारे में हमने उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करा था, डिफाइन करा था वेपर प्रेशर को। डिफाइन करने के बाद हमने फिर वेपर प्रेशर के बारे में उसके कुछ फीचर्स पढ़े थे। जैसे एक हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं प्रीवियस वीडियो को। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो पहला फीचर पढ़ा था, हमने बोला था कि सरफेस एरिया पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सरफेस एरिया कुछ भी हो, वेपर प्रेशर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरा फीचर हमने टेम्परेचर डिपेंडेंट है। हाँ, टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ता है। तो हमने बोला था कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। उसको हमने एक क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के थ्रू समझाया था कि कैसे जैसे log P2 अपॉन P1 एंड इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 के थ्रू हमने बताया था। उसकी डिफरेंशियल फॉर्म भी पढ़ी थी हमने क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की। ओके। तो नाउ वी आर डिस्कस अगला फीचर क्या होता है बच्चों। अगले फीचर के बारे में बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगला फीचर आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर मैं समझा भी रहा हूँ बच्चों। फीचर नंबर थर्ड है बच्चों। क्या है बच्चों फीचर नंबर थर्ड, जरा देखो जरा ध्यान से। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस lower will be the escaping tendency of molecules and hence lower will be the vapor pressure। ठीक है। क्या बोल रहा है बच्चों? कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर जितने स्ट्रांग होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि उसमें हमें मतलब उसका जो वेपर प्रेशर, कम वेपर बनेंगी। सिंपल सी बात क्या है बच्चों कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे तो वेपर्स कम बनेंगी, और वेपर्स कम बनेंगी तो फिर वेपर प्रेशर भी कम होगा। वेरी गुड। तो सिंपल सी बात है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से क्या समझते हो बच्चों? इसके बारे में आप कौन से चैप्टर में पढ़ सकते हो डिटेल में? जैसे मैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में बताऊं, तो मैं कौन से चैप्टर में पढ़ाता हूँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा डिटेल में? तो मैं केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में पढ़ाता हूँ। तो मैं थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ब्रीफ आइडिया दे सकता हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है, वीक है। तो उसके बारे में केमिकल बॉन्डिंग में जैसे हम पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड पढ़ते हैं, तो आयनिक फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्सेस होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम कोवलेंट फोर्सेस पढ़ लेते हैं। तो कोवलेंट फोर्सेस के बाद हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद हम वेंडरवॉल फोर्सेस पढ़ते हैं। तो वेंडरवॉल फोर्सेस में भी अलग अलग तरीके के फोर्सेस होते हैं, जैसे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ठीक है। और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये तो हो गया। ठीक है। तो देर आर सो मेनी टाइप ऑफ फोर्सेस। इनके बेसिस पर आप जज करते हो कि कौन सा फोर्स स्ट्रांग है, कौन सा फोर्स वीक है। इनका ऑर्डर में लिखवाता हूँ। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आप केमिकल बॉन्डिंग में जाकर रिवाइज कर सकते हो। अदरवाइज हम केमिकल बॉन्डिंग की जो सीरीज निकालेंगे तो उसमें हम पढ़ाएंगे बच्चों। क्लियर है? तो जो हमारा थर्ड फीचर था बच्चों, सिंपल सा फीचर है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंस में इससे क्वेश्चन आ सकता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे वेपर प्रेशर उतना कम होगा। तो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के। तो दिस इज द थर्ड फीचर ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है। वेपर प्रेशर का तीसरा फीचर हो गया बच्चों ये। अच्छा, अब खुद सोच के देख सकते हो बच्चों कि हम बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है। वेपर प्रेशर तो थोड़ा सा हमने बताया कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। ओके। तो वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर हम देखें बच्चों, तो बहुत इजी है। मतलब मान के चलो कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सोचो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो उसकी वेपर्स ज्यादा बनेंगी। मतलब उसके अंदर हम बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगे, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। है ना? थोड़े सा ही मतलब एनर्जी देने पर वेपर्स बन जाएंगी। तो हम बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर में भी एक रिलेशन है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आगे इस्तेमाल होगी कुलिटी प्रॉपर्टीज के अंदर। तो बॉइलिंग पॉइंट भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट के। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेट कर दिया मैंने इसको।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वेपर प्रेशर कम, या ऐसे बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। बहुत सिंपल सा फंडा है, ये आप मतलब इस बात को नोट कर सकते हो। कहीं भी मेंस में ये छोटा सा पॉइंट लगा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन जो इन्वॉल्व करके बनेगा वो कैसे बनेगा कि आपसे तीन चार मॉलिक्यूल दे देगा आपको, ठीक, तीन चार मॉलिक्यूल देने के बाद वो बोलेगा कि बताओ इनको वेपर प्रेशर के ऑर्डर्स में लगाओ, तो या फिर बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में लगाओ, ठीक है। तो आपको बस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखने हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैंने बोला केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं उसके बेसिस पर आप अनुमान लगा सकते हो कि क्या ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का रहने वाला है, क्या ऑर्डर वेपर प्रेशर का रहने वाला है, क्या ऑर्डर इंटरमोलिकुलर फोर्स का रहेगा, ठीक है। ये सारी बातें उससे कनेक्ट करके कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो आई थिंक ये थर्ड फीचर आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट में क्या बताएंगे, एक तो हम दो तरह के बॉइलिंग पॉइंट्स बताएंगे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशंस मैं अभी बोर्ड पे लिखूंगा, आपको नोट करनी है और समझ में आना चाहिए। ये मैं अब जो आगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जो तीन चार बातें बताऊंगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, एक होता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। दोनों में बहुत स्लाइट डिफरेंस है, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैं दो बातें पढ़ाने वाला हूँ अगले मतलब नेक्स्ट। एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। इसके बीच में जो स्लाइट डिफरेंस है वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले हम ऐसा करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं बोर्ड के ऊपर और उसको भी आप नोट करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई आप लोग नोट्स बनाएं। क्योंकि बच्चों देखो, एक बार वीडियो देखने से देखने भर से याद नहीं रहता। हम मतलब ये है कि हाँ, 3-4 दिन तक तो बहुत अच्छा याद रहेगा, लेकिन आप दोबारा रिवाइज करोगे तो उसके लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए, ठीक है। बार बार इंटरनेट खोल के वीडियो थोड़ी देखोगे। एक बार समझ लिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उसको कॉपी पे नोट कर लिया, नोट्स बना लिए, क्लास में ऐसे ही तो करते हो। ये सोचो बच्चों, बस हम क्लास में बैठे हैं, तो क्लास में बैठे हैं तो हम नोट करेंगे, बस कॉपी पेन लेके बैठा करो बच्चों। समझ पा रहे हो? वेरी गुड। तो मैं अब दोनों डेफिनेशंस लिखता हूँ बोर्ड के ऊपर। एक तो कौन सी डेफिनेशन लिखूंगा, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखूंगा, एक दूसरी डेफिनेशन लिखूंगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की। दोनों में अंतर पता होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप ना जो फेज डायग्राम में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आएगा। फेज डायग्राम, फेज डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेज इक्विलिब्रिया आप हम पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हैं फेज इक्विलिब्रिया, लेकिन यहाँ पर भी मैं फेज डायग्राम डिस्कस करूंगा, जिसके लिए ये दोनों टर्म बहुत मतलब अच्छे से डिफरेंस इसके बारे में पता होना चाहिए। कई बच्चों से पूछ लो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो हर बार नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट को ही बॉइलिंग पॉइंट बोलते रहते हैं। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट तो देयर आर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स तो इनफाइनाइट होता है, इट डिपेंड ऑन द प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सिंगल होता है, ठीक। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ओनली बॉइलिंग पॉइंट, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यू, इट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल प्रेशर। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखेंगे। फटाफट से ये वाली बातें अगर नोट कर ली हो तो, नहीं करी हो तो नोट करो। मैं डेफिनेशंस बोर्ड पे लिखता हूँ। ओके बच्चों, तो बोर्ड पे आपको कुछ डेफिनेशंस दिख रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन बच्चों आपको दिख रही है बॉइलिंग पॉइंट की, दूसरी डेफिनेशन दिख रही है आपको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की, तीसरा एक इंपॉर्टेंट नोट है। तीनों बातों को समझाते हैं बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझो। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जरा ध्यान से पढ़ो। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, ये अंडरलाइन करना है आपको, इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। अब बच्चों ध्यान दो, एक्सटर्नल प्रेशर तो कुछ भी हो सकता है। एक एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर को छोड़ के दो एटमॉस्फेयर, तीन एटमॉस्फेयर, चार एटमॉस्फेयर, पांच एटमॉस्फेयर, छह एटमॉस्फेयर, देयर आर कुछ भी। समझ पा रहे हो? एक्सटर्नल प्रेशर तो कुछ भी हो सकता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर कुछ भी हो सकता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर पर ही तो डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर कोई बोले बच्चों, अगर आपसे कोई बोले कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ठीक है, मानता हूं, अच्छी बात है, ठीक है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो हम उससे ये बोलेंगे कि भाई जरूरी नहीं है भाई 100 है, वो डिपेंड करेगा एक्सटर्नल प्रेशर पे। तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि बॉइलिंग पॉइंट 100 है, ठीक, बॉइलिंग पॉइंट कभी नहीं बोल सकते 100। ये तो हम तब बोलेंगे ना जब एक्सटर्नल प्रेशर को बता दिया जाए कि 1 एटमॉस्फेयर है। अगर 1 एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तब तो हम उसे बोलेंगे क्या, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट।
और एक्सटर्नल प्रेशर कुछ भी है, तब हम ये नहीं बोलेंगे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलवेज बॉइलिंग पॉइंट रहेगा पानी का। समझ पा रहे हो? तो बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल प्रेशर। तो पहली डेफिनेशन समझे बॉइलिंग पॉइंट की, जब एक्सटर्नल प्रेशर हम बाहर से लगाते हैं, ठीक, तो उस टाइम पर पानी का जो क्या लिखा है बच्चों, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब जो वेपर प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर के जब इक्वल हो जाएगा तब उसे हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है। अगर बाहर का प्रेशर, अगली डेफिनेशन पढ़ सकते हो, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम एनबीपी बोलते हैं, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। अगर बाहर का टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर ले लिया तब हम उसे बोलेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे बच्चों, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अगर 1 एटमॉस्फेयर नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर नहीं है तब उसे हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। 1 एटमॉस्फेयर को छोड़ के कोई भी प्रेशर होगा, कोई भी टेम्परेचर होगा, क्या बोल रहा हूं मैं अभी, कोई भी बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर को छोड़ के, तब उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। क्लियर है? तो बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्लियरली समझ गए होंगे बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि जब बाहर एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर को छोड़ के कुछ दूसरा होगा तब हम उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, और अगर 1 एटमॉस्फेयर होगा तो उसे हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। दिस इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे अंडरलाइन करने वाली बात क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, नोट करके लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, इस पे सवाल बन सकता है मेंस में। मेंस में इस पॉइंट पे सवाल बन सकता है, हाउ मेनी बॉइलिंग पॉइंट्स, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। देयर आर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको मैं समझा रहा हूँ, डिटेल में समझा रहा हूँ। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल प्रेशर। अभी अभी जो बात बोली मैंने, ये तीनों बातें आप नोट करना, बहुत स्पेशल नोट करके लिखना। बातें बहुत छोटी सी हैं, पता है, बॉइलिंग पॉइंट यार क्या ही है सर, आप क्या ही पढ़ा रहे हो यार, है, इसी पे क्वेश्चन नहीं होता बच्चों से। फिर एडवांस में यही कंसेप्ट लग रहा होता है ना, वो कुछ और ही लगा रहे होते हैं बच्चे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, हर एक पॉइंट को कवर आउट करना है हमें सोल्यूशन चैप्टर के अंदर। और कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो ऐसे ही हर एक पॉइंट को एम्फसाइज कर करके मैं आपको रटवा दूंगा पूरी केमिस्ट्री। एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को एम्फसाइज करके कि इसे याद करो, इसे याद करो, इसे याद करो, ठीक है, ऐसे कह कह के ही बच्चों आपको पूरी केमिस्ट्री रट जाएगी। और केमिस्ट्री में 100 नंबर ही आते हैं भाई, पूरे में से पूरे 100% आने चाहिए केमिस्ट्री में, मेरा तो यही मानना है। ठीक, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज। अब जैसे बच्चों, मान लो प्रेशर कुकर है, ठीक है, प्रेशर कुकर में आप चावल बना रहे हो या फिर कोई भी चीज आप बॉईल कर रहे हो, ठीक, पानी के अंदर। तो वेरी गुड। तो प्रेशर कुकर क्या करता है, जो प्रेशर है, उस प्रेशर को जो हम एक्सटर्नल प्रेशर बोल रहे हैं वो बहुत ज्यादा कर देता है अंदर। अब सोचो, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऊपर से प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, अब प्रेशर ज्यादा होता है तो गैसेस लिक्विफाई होती हैं, ठीक, मतलब अब कोई चीज पानी अपनी वेपर बनाएगी, पानी जो है अपनी वेपर बनाएगी, और वेपर बनाएगी और ऊपर से प्रेशर ज्यादा है, तो पानी को वेपर्स बनाने में और ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पानी को, मतलब वेपराइज होने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर से प्रेशर है। पानी चाहता है कि मैं 100 पे उबल जाऊं और 100 पे वेपर बनाऊं, नहीं, तो प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। प्रेशर कुकर क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, तो क्या है, पानी 100 पे नहीं उबलेगा, 110 पे उबलेगा, 115 पे उबलेगा, हमें नहीं पता कितने पे उबलेगा। मतलब पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है अब 100 नहीं है, अब 100 से ऊपर है। और जब टेम्परेचर 100 से ऊपर होगा तो अंदर पड़ी हुई चीजें जो भी बना रहे होगे आप उसको, तो वो बहुत और देर तक बॉईल होंगी और जल्दी पक जाएंगी। समझ पा रहे हो? तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाने की वजह से प्रेशर कुकर के अंदर, हमारी प्रेशर कुकर के अंदर जो चीजें होती हैं वो जल्दी बन जाती हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, आप ओपन वेसल ले लो। ओपन वेसल मतलब आप ओपन में चावल पकाओ, ठीक है, मतलब ओपन में पकाओ, तो क्या होगा भाई, बाहर का प्रेशर तो नॉर्मल है, नॉर्मल 1 एटमॉस्फेयर मान लेते हैं अगर हम, तो वो क्या होगा, मैं 1 एटमॉस्फेयर भी नहीं कह रहा, कुछ कम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, हम ओपन छोड़ दिया ना उसे, अब इतना प्रेशर तो लग नहीं रहा है भाई। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट रहेगा तो चावल क्या है, उबलते रहेंगे, उबलते रहेंगे, उबलते रहेंगे, ठीक, वेपर बनती जा रही है, पानी की बनती जा रही है, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। अब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है तो जो
टेम्परेचर सस्टेन होगा, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, उससे बढ़ेगा नहीं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा नहीं, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा नहीं तो धीरे 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 करके पकेगी चीज, जो भी उसमें बॉईल हो रही है चीज वो धीरे धीरे करके ही बनेगी। लेकिन प्रेशर कुकर में तेज बन जाती है बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर। समझ पा रहे हो? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है? एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दो, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर रख दो एक्सटर्नल प्रेशर को, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट कितने हो सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट तो डिपेंड करता है ना किस पे, कि एक्सटर्नल प्रेशर पे। अगर एक्सटर्नल प्रेशर हम कितने लगा सकते हैं, सोच के देखो दिमाग से। अरे भाई इनफाइनाइट लगा सकते हैं, तुम्हारा मन करे तुम 2 एटमॉस्फेयर लगाओ, तुम्हारा मन करे 3 एटमॉस्फेयर लगाओ। कितने लगाओगे? तुम्हारा मन करे 3.1 एटमॉस्फेयर लगाओ, तुम्हारा मन करे 3.2 एटमॉस्फेयर लगाओ। अबे कितने लगाओगे? इनफाइनाइट लगाओगे ना। हमें नहीं पता ना कितने लगाएंगे। तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर हो सकते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स एग्जिस्ट। ठीक। लेकिन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ एक ही होता है, जो हम बच्चों को 9th में 10th में पढ़ाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिसपे कोई चीज उबल जाती है। ठीक है, यही बात बच्चों को बताई जाती है 9th 10th में। तो देर आर वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया जाता है। ठीक है, वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं पढ़ाया जाता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से, क्योंकि आगे बॉइलिंग पॉइंट का बहुत जिक्र आने वाला है, तो मैंने पूरी तरीके से आपको क्लियर कर दिया व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाट इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट नोट। ये तीनों बातें एक्सप्लेन हो गई हैं। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं, क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, इतनी बातें नोट करो, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है, बोर्ड पे लिख दिया है मैंने, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा रहे हैं। चलो अच्छा, आप क्या क्या बहुत सारी चीजें सीख गए, बॉइलिंग पॉइंट सीख गए, आप नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गए हो। ठीक है, सारी चीजें। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ते हैं। कई बार क्या है ना, इस पॉइंट को मैं इसलिए ले लेता हूँ बच्चों, वैसे तो इसको पढ़ाने की क्या ही जरूरत है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? रिलेटिव मतलब परसेंटेज में अगर कोई चीज पूछे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में इसलिए पढ़ा देता हूँ कि मैं किताबों में देखता हूँ यार, कई सारे क्वेश्चन है वो कैलकुलेट करवा लेता है, फाइंड आउट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट कराने के लिए मैंने बहुत किताबों में, पीवाईक्यू भी शायद एक दो है, आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो मैं इसलिए कभी ना कभी मैं इसको टॉपिक की तरह ही पढ़ा देता हूँ। ठीक, इसलिए भी टॉपिक की तरह पढ़ा देता हूँ क्योंकि फिर बच्चा यार पूछता है, यार सर आपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी का तो फॉर्मूला बताया नहीं यार। तो ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं उसको एज अ टॉपिक एक मतलब 5 मिनट्स का टॉपिक ही ले लेते हैं यार, क्या दिक्कत है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। ठीक है, कुछ टर्म डिफाइन हो जाएगी यार। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इधर बच्चों, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ये फॉर्मूला याद रखो। ये फॉर्मूला भी कुछ नहीं है, परसेंटेज निकालते हैं ना, तो वही फॉर्मूला है इसका ही। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? कोई भी लिक्विड है, हम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं तो पानी की ही बात करेंगे। ठीक है, ह्यूमिडिटी किसकी वजह से होती है? जो पानी के अंदर, सॉरी, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो नमी होती है, मतलब लिक्विड फॉर्म की जो नमी होती है, वाटर की जो मॉइस्चर होता है, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ओके, अच्छा, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो अब बात करते हैं तो ह्यूमिडिटी किसकी वजह से होती है? एक्चुअल में वेपर प्रेशर की वजह से ही तो होती है। अच्छा, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं, या प्रेशर, देखो ये नीचे क्या लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ H2O। कोई भी लिक्विड है एट सर्टेन टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर तो कांस्टेंट है। बोलो, एट सर्टेन टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट, है ना। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लेंगे तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट, कितनी डिटेल में हम बात कर चुके हैं वेपर प्रेशर की। ठीक है, एट सर्टेन टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट, मतलब नीचे वाली चीज तो कांस्टेंट है। अब इस नीचे वाली चीज का कितने परसेंट एटमॉस्फेयर में है ना, तो वो ऊपर लिखेंगे। परसेंटेज निकालते हो ना बच्चों यार, तो कैसे निकालते हो? मान लो आपके 700 में से 300 नंबर आए, तो आप ऐसे ही तो करोगे कि 300 डिवाइड बाय 700 इंटू 100, यही तो करते हो। तो टोटल जो वेपर प्रेशर है वो नीचे लिखेंगे विच इज कांस्टेंट, और उसका कितना परसेंटेज हमें निकालना है वो वाली चीज ऊपर लिखेंगे। ऊपर क्या गई है? वेपर्स, तो ऊपर लिखेंगे जो वेपर्स के फेज में वेपर प्रेशर है तो वो लिखेंगे। ठीक, और नीचे क्या लिखेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ ओरिजिनल लिक्विड जो हम है एक्चुअल में उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना उसका वेपर प्रेशर है होगा, वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट वैल्यू नीचे लिखेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगी बच्चों? रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगी। ये कभी कभी कैलकुलेट करा है तो कुछ नहीं है, बस आपको पानी का ना वेपर प्रेशर चेक करना है। ठीक, क्वेश्चन के अंदर देख लेना कैसे कैसे है। अगर कोई क्वेश्चन होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का तो मैं लेके आऊंगा,
एक्चुअल में क्या है, एक दो वीडियोस और पढ़ाने तो बच्चों भी है, क्वेश्चंस आएंगे, सब कुछ आएगा, पीवाईक्यूज आएंगे, एडवांस के क्वेश्चन आएंगे, तमाम क्वेश्चंस आएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। ये समझो बस क्लास में जा रहे हैं, हम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं यार। ठीक है, तो क्लास में क्या होता है, बस टीचर पहले पढ़ाता है और उसके बाद धीरे 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 करके आपका बेस बनाता है, उसके बाद क्वेश्चन लेके आता है। ठीक, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में अगर कहीं पूछा जाएगा तो तब मैं कहूंगा कि मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तब मैं आपसे कहूंगा कि मैंने पढ़ाया था रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब क्वेश्चन आया तो आपको लगाना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया सेम टेम्परेचर कंडीशन। ऐसा नहीं है बच्चों टेम्परेचर बदल दोगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी रहेगी, है ना। या ह्यूमिडिटी तो बदल सकती है, लेकिन पर्टिकुलर वेपर प्रेशर रहेगा एक लिक्विड का। तो नीचे वाली चीज को कांस्टेंट रखने के लिए हम एक पर्टिकुलर कंडीशंस ले रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा इस वाली बात पे बाद में आते हैं। दो नोट लिखे हैं, क्योंकि अब बच्चों एक बात और समझ लो, जो भी चीज मैं नोट में लिख दूं मतलब वो पेपर में आने वाली है, मतलब उससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, जो भी चीज मैं नोट में लिख दूं उससे तो क्वेश्चन बन सकता है 100%। ठीक, तो हर एक वो पॉइंट जो नोट में मैं लिखवाता हूं रिवीजन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिख लिया करो बच्चों, नोट जो है हमें लास्ट एट लास्ट जब रिवीजन करेंगे तो हमें सारे नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं। तो मैं हर एक चीज को मैं नोट बोल देता हूँ, मैं बार बार हर एक नोट पे ऐसे नहीं बोलता रहूंगा ये नोट इंपॉर्टेंट है। एवरी नोट इज इंपॉर्टेंट। इज क्लियर? ठीक, तो बात क्या है बच्चों, जो ये नीचे लिखा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%। अच्छा पहले तो यही सोचो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% कैसे हो सकती है। ठीक है, मतलब ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर, जो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, दोनों प्रेशर अगर इक्वल हो जाए तो ये दोनों चीजें कट जाएंगी तो बचेगा 100। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब हो सकती है 100%, जब जो वेपर फेज में प्रेशर है वो और एक्चुअल वेपर प्रेशर है वो दोनों इक्वल हो जाए। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक्चुअल वेपर प्रेशर वो और ऊपर वेपर फेज में जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाए तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, 100% हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। तो ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, तो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, उस टाइम पे जो एयर होगी उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड एयर है या सैचुरेटेड गैस है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख दी मैंने ये। कैसे? अगर क्वेश्चन में कहीं भी वर्ड आता है सैचुरेटेड एयर, सैचुरेटेड गैस, तो आप तुरंत समझ जाओ रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है। ये आपको बोलेगा नहीं, आपको इतना बोल दिया उसने बस कि सैचुरेटेड एयर है, सैचुरेटेड गैस है, इतने में ही आप समझ गए। अच्छा ये टर्म तो सर ने बहुत अच्छे से समझाई थी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए तभी तो बोलते हैं सैचुरेटेड एयर, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, सैचुरेटेड गैस। तो तुरंत हम समझ जाएंगे अच्छा रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, 100% है। अच्छा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है तो मैं क्या इक्वल कर सकता हूँ, मैं उसका वेपर प्रेशर इक्वल कर सकता हूँ, मैं वेपर फेज में उसका प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ द पर्टिकुलर लिक्विड हम इक्वल कर सकते हैं। और जब ये प्रेशर इक्वल कर दिए तो आगे की इक्वेशंस बन जाएंगी, और आगे की इक्वेशन बन जाएंगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। है ना कॉन्सेप्चुअल? एक वर्ड से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, हमने देखा सैचुरेटेड है, अच्छा ये दोनों प्रेशर इक्वल है, इनको इक्वल बनाओ, और जब ये इक्वल हो जाएंगे तो हम आगे की बातें गैस आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं, तमाम चीजें लगा लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब डायरेक्ट थोड़ी पूछेगा, डायरेक्ट ये थोड़ी बोलेगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता दो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट लग गया इसमें। कौन सा कंसेप्ट? ये सैचुरेटेड एयर बोल दिया और तुरंत आपने समझ गए कि ये दोनों चीजें इक्वल हैं, और ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो आगे की बात आप समझ गए कि मतलब आगे की चीजें जो आप करनी है, क्वेश्चन कहां से पुट करना है, कहां से उठाना है, ये आना चाहिए। और कितना पेन चलाना है, माइंड में कितना सॉल्व करना है, ये वाली अप्रोचेस डेवलप करनी है बच्चों। हमारा मकसद इस वीडियो में ना यही अप्रोच डेवलप कराना है बच्चों की। और जो नॉर्मल जो यूट्यूब चैनल्स है, मैं सब चैनल्स की बात नहीं कर रहा, कुछ चैनल्स अच्छे भी हैं, ठीक है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक, और लेकिन ये मतलब कुछ भी बना देना, 1 मिनट की वीडियो, 1.5 मिनट की वीडियो, है ना, उसमें भाई अपना ये तो सब मार्केटिंग हो जाती है बच्चों। क्लियर है? तो हम मार्केटिंग करने के लिए नहीं बैठे, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चा हमसे जुड़े, और जो पढ़ाई है, जो ऑनलाइन का नजरिया है, गलत नजरिया है ऑनलाइन का। ऑनलाइन का गलत नजरिया ये है कि लोग ये बोलते हैं कि यार चलो ठीक है यार, यूट्यूब पे ना टाइम वेस्ट बहुत करते हैं टीचर्स। ठीक है,
ठीक है, मैं भी इतनी सारी बातें बोल रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बातें। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ। रियलिटी है कि ये बोलते हैं कि यूट्यूब पे कई टीचर्स के टाइम वेस्ट, इतनी सारी बकवास करते हैं, उसके बाद 1 मिनट की चीज पढ़ाते हैं और इतनी सारी बकवास करते हैं। ठीक है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा आगे की वीडियो में, मैं सिर्फ पढ़ाई ही करवाऊंगा। ठीक है, मैं कुछ बातें बता रहा हूँ जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ, ऐसा बहुत से 99% लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, 99% लोग ये कर रहे हैं। 1% लोग हैं जो रियलिटी में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, और हमें उन 1% लोगों को ही अप्रोच करना है। ठीक, ढूंढना है। और ढूंढना भी क्या है, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल वन ऑफ द बेस्ट चैनल है, वन ऑफ द बेस्ट चैनल। ठीक, और हम क्योंकि हमें पता है अभी शुरू करा है हमने, तो ये चैनल को हम बहुत ग्रो कराएंगे। और द मैसॉन्स चैनल का नाम है। ठीक, तो मतलब क्या है कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो बेकार नहीं है, ऑनलाइन एजुकेशन इज वेरी गुड, लेकिन राइट प्लेस होना चाहिए, राइट चैनल होना चाहिए, फालतू की चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे आप क्लासरूम में फील करते हो ना, वैसे ही आप फील करो ऑनलाइन के अंदर, तो वो चैनल बहुत अच्छा होगा। ठीक, तो ये बातें मैंने बता दी आपको। तो अच्छा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में आई थिंक आप सब कुछ समझ गए। यहाँ पे एक वर्ड और लिखा है बच्चों मैंने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन, ये एक्वस टेंशन की अभी हाल फिलहाल में ना, अ, आप अगर पीवाई की उठा के देखो, अभी 2025 का जो ये अप्रैल लेटेस्ट अभी जो हुए हैं, मैं आपको उसमें 4 से 5 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, जो बार बार लिख के दिया है, एक्वस टेंशन 15 mmHg। ठीक है, एक्वस टेंशन इतनी, तो उसके प्रेशर में से इतना माइनस करो। मतलब कहने का मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि ये मैं छोटे छोटे वर्ड्स कहां से पिक करके ला रहा हूं, वो पेपर से पिक करे हैं कि हाँ ये चीज पूछी जा रही है, और बच्चे को अक्सर पढ़ाई नहीं जाती है कि व्हाट इज एक्वस टेंशन। ठीक, तो फिर एग्जाम में आ जाती है यार, तो एग्जाम में आ जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है कि बच्चे बोलते हैं पढ़ाया नहीं गया। तो आप समझ ही पा रहे हो कि मैं वो पॉइंट्स आपको पढ़ा रहा हूँ कि कभी आप मिस ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। रेयर ऑफ द रेयर केस में आप ऐसा लगेगा कि हाँ एक आध क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत ही रट्टा का आ गया। वो भी हम कोशिश करते हैं बच्चों पूरी, कि हर एक क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट करके आए। क्लियर। तो एक्वस टेंशन के बारे में बस इतना समझ लो, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो होता है उसी को तो एक्वस टेंशन बोलते हैं। एक्वस मतलब वाटर, टेंशन मतलब एक तरीके का प्रेशर, टेंशन मत लेना। हमें टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि तुम मैसॉन्स पे पढ़ रहे हो, तो मैसॉन्स पे पढ़ने वाले बच्चे को कभी भी टेंशन नहीं लेनी। द मैसॉन्स पे पढ़ने वाले बच्चों को कभी भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगर अभी से स्टार्ट कर दिया तो हम दिसंबर तक पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, पूरा कंटेंट डालेंगे, दिसंबर से भी पहले पहले ही खत्म कर देंगे बच्चों पूरा सिलेबस। तो एक्वस टेंशन क्या है, वाटर का वेपर प्रेशर। वाटर का क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। कभी भी एक्वस टेंशन लिख दे तो आप सिर्फ क्या समझो कि यार वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी कई बच्चे पता है आके पूछ रहे थे कि सर ये क्वेश्चन आया है, एक्वस टेंशन दी गई है। मैंने कहा बेवकूफो, एक्वस टेंशन मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ही होता है, तो बस उस कॉन्सेप्ट को लगाते ना वहां पे। क्लियर है। आई थिंक जितनी भी बातें लिखी हैं सब मैंने क्लियर कर दी हैं। इनसे रिलेटेड आगे जब क्वेश्चन कराए जाएंगे तो आपको याद होनी चाहिए। और जिसने भी पहले वाले कॉन्सेप्ट, पहले वाली वीडियो नहीं देखी वेपर प्रेशर की, वो बच्चों देख लो, क्योंकि दोनों वीडियो को साइमल्टेनियसली देखोगे ना, और हर एक लेक्चर को, जब भी कोई लेक्चर देखो तो पहली वीडियो से स्टार्ट करो, सीरियल वाइज पढ़ते चले जाओ। ऐसे नहीं होगा हमारे चैनल पे कि एक वीडियो किसी टॉपिक की डाल दी, एक वीडियो किसी टॉपिक की डाल दी, नहीं। सोल्यूशन कराया है, सोल्यूशन पूरा कराएंगे, पीवाईक्यूज भी कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराएंगे, और लेटेस्ट क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, एवरीथिंग हमारे चैनल पे होगी। ठीक, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझ गए। अब एक लास्ट कंसेप्ट में पढ़ा रहा हूँ, कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन है बच्चों। उस क्वेश्चन में वेपर प्रेशर की पूरी फील आ जाएगी, पूरी फील उस क्वेश्चन में आ जाएगी वेपर प्रेशर की, और वेपर प्रेशर आज इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम कुछ नया टॉपिक लेंगे थर्ड वीडियो में। तो आज ये लास्ट, मतलब ये वाले जो वीडियो है वो वेपर प्रेशर की लास्ट होगी। फिर आगे जो वीडियो होंगी, हाँ उसमें भी वेपर प्रेशर आ सकता है, लेकिन वो कनेक्टेड होगा दूसरे कंसेप्ट से। तो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। अब मैं जल्दी से वो वाला क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके सामने। बड़ा ही सिंपल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और बड़ा ही मजा आता है उस क्वेश्चन को समझने के बाद बच्चा ऐसा फील करता है, अरे यार वेपर प्रेशर ना बहुत जहन में उतर गया है, मतलब बड़ा ही मजा आ रहा है वेपर प्रेशर को, वेपर प्रेशर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गया हमारे माइंड में, वो वाला फील आ जाएगा। तो उस फील को लेने के लिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पे, तब तक आप इसे नोट करो, पॉज करके वीडियो। वेरी गुड।
ओके बच्चों, ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, तुम सोच रहे होगे यार ये क्या ही बना दिया सर ने यार, तीन तीन बर्तन बना दिए हैं, ये क्या बना दिया। ध्यान से समझो बच्चों इस क्वेश्चन को। पहले तो इस सेपरेटर्स को समझो, मैं पहले इस सेपरेटर्स को समझा देता हूँ, उसके बाद मैं ये बताऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर कि इस क्वेश्चन में मैं पूछ क्या रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो चीज मैं पूछ रहा हूँ उस चीज को निकालना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में मतलब आपको कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करनी है, एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को फील करवाना है मुझे। अगर वो कंसेप्ट फील कर गए, ठीक है, तो फील करने के बाद आप वेपर प्रेशर बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये पहले बता रहा हूँ, एक ये चीज हमने कनेक्ट कर दी है, एक मतलब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए मैंने ये कनेक्ट कर दी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट है। बीच में बच्चों दो वॉल्व लगा रखे हैं, वॉल्व। वॉल्व का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने ये चीज बंद कर दी है, अभी इधर वाला जो इधर वाली वेपर्स इधर नहीं जा सकती, इधर वाली वेपर इधर नहीं जा सकती, इधर वाली वेपर इधर नहीं जा सकती, इधर वाली वेपर इधर नहीं जा सकती, तो हमने दो वॉल्व लगा दिए हैं। अब क्वेश्चन मेरा ये है बच्चों, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन अपना ये है कि जब हम इस वॉल्व को खोलेंगे, मतलब दोनों वॉल्व को हटा दिया, दोनों वॉल्व को खोल दिया हमने, तो खोलने के बाद इन सभी में पानी है, मैं भी पानी लेके चल रहा हूं, H2O, 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 तीनों में पानी है बच्चों। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम इन तीनों वॉल्व को हटा देंगे, खोल देंगे, तो मुझे बताना है क्या इन तीनों में अभी भी उतना उतना पानी ही रहेगा जितना अभी प्रेजेंट है। पहला क्वेश्चन, समझे बच्चों। ठीक है, क्या इसमें उतना उतना ही पानी रहेगा जितना अभी प्रेजेंट है बिना वॉल्व हटाए। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इनके जो प्रेशर्स अभी हैं, 10 एटमॉस्फेयर, 25 सॉरी एटमॉस्फेयर टॉर, 40 टॉर, ये भी प्रेशर्स क्या इतने ही रहेंगे या बदल जाएंगे, या फिर तीनों में कुछ ऐसा प्रेशर डेवलप होगा जो तीनों में इक्वल होगा। तो पहली दूसरी चीज क्या बतानी है कि हमें प्रेशर के बारे में बताना है। आफ्टर रिमूविंग वॉल्व, वॉल्व को हटाने के बाद प्रेशर कितना बनता है, कितना रह जाता है, या कितना हो जाता है, वो बताना है। क्लियर। तो दो बातें ही पता कर लेते हैं यार। ठीक है, अच्छा, पहली चीज क्या है कि पानी कितना कितना रह जाएगा, या नहीं रह जाएगा, या खाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पता करना है। और दूसरा फाइनल आंसर तो क्या है कि प्रेशर बताना है। ऐसा क्वेश्चन ओलंपियाड में शायद एक बार पूछा गया है या फिर क्या है, और उसमें पेन भी नहीं उठाना था। ठीक, तो पता नहीं बच्चों, मेरे को याद नहीं आ रहा कि कब पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन है बच्चों फिलहाल, मतलब इस टाइप का पूछा गया होगा। मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह रहा, मैंने ये वैल्यूज तो अपने अकॉर्डिंग ऐसी देखने के लिए ले ली। ठीक, ओके। अब समझते हैं बच्चों, क्वेश्चन को समझो, आप दोनों बातें समझ गए कि पूछा क्या है। ठीक, अब हमने क्या करा, दोनों वॉल्व निकाल दिए, दोनों वॉल्व निकाल दिए। अब निकालने के बाद एक फिनोमिना होता है कि कोई भी गैस होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। कहाँ भागती है, पहला पॉइंट दिमाग में रखो अपने, कि कोई भी गैस है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है, पहला पॉइंट दिमाग में रखना है। दूसरा पॉइंट दिमाग में रखना है कि कोई भी लिक्विड होता है ना, जो वोलेटाइल लिक्विड होता है, वो एक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अभी पढ़ा के हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसका एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर होता है। दूसरा पॉइंट तो ये हो गया, किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर का मतलब उसकी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इतनी ही वेपर से इवॉल्व कर सकता है इतने पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ये उसका मतलब होता है। क्लियर है। अच्छा, अब जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान दो, एक एक करके देखते हैं। जैसे ही वॉल्व हटा दिए, भाई ये हटा दिए मैंने वॉल्व, खत्म करो इनको, जब हटा दिए तो हटा दिए मैंने वॉल्व। अब हटाने के बाद वेरी गुड, कि यहाँ पे 40 टॉर है, मतलब यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, सबसे कम तो इधर का है, तो और इधर का भी कम है, तो 40 टॉर वाला कहाँ है, इधर से मूव करेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, कहेगा मैं इधर जाऊं क्या, नहीं, तो कहेगा इधर और कम मिल रहा है, मैं इधर पहुंच जाता हूं। बताओ, यहाँ की वेपर्स इधर पहुंचने लगेंगी। वेरी गुड। अब जरा ध्यान दो कि यहाँ की वेपर्स इधर पहुंचने लगेंगी, तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि इसकी कैपेसिटी, इस लिक्विड की कैपेसिटी 40 टॉर्क की थी वेपर प्रेशर की। जैसे यहाँ की वेपर्स ऊपर मूव करी, ठीक, तो यहाँ की वेपर्स कम हुई होंगी, और यहाँ की वेपर्स कम हुई होंगी, तो यहाँ का जो वेपर प्रेशर है वो कम हुआ होगा। अच्छा, जैसे ये हुआ होगा, जैसे ये वाला लिक्विड कह रहा है, ये लिक्विड कह रहा है कि मेरा वेपर प्रेशर तुमने कम कर दिया, ऐसा तो मैं चाहता नहीं था, मैं अपना वेपर प्रेशर दोबारा बढ़ाऊंगा।
दोबारा बढ़ाऊंगा तो मैं अपनी और वेपर्स इस पानी में से ले लूंगा, इस पानी में से और वेपर्स लेगा तो ये अपना वेपर प्रेशर फिर से 40 कर लेगा, फिर से 40 कर लेगा। अच्छा, ये जैसे ही 40 करेगा ये इधर वाला वेपर प्रेशर कहेगा लाओ मुझे दो, क्योंकि मेरा कम है, मेरा कम है, मुझे दो, लाओ, नहीं ये सर नो, तो ये फिर से इसे देगा, फिर से ये कम हो जाएगा, फिर से वेपर बनेंगी, फिर से ये इसे देगा, फिर कम हो जाएंगी। ऐसे करते करते ये लालच के कारण, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ लालच आ गया ना इसको, ये फटाफट अपना 40 करता है, फिर ये इधर भाग जाती है, फिर 40 करता है, फिर ये इधर भाग जाती है, ये पानी खत्म हो जाएगा, ये पानी क्या है बच्चों, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये वेपर्स बार बार इधर भागेंगी। तो पहले बीकर में पानी की बात करें तो पहले बीकर का पानी फिनिश हो जाएगा। क्लियर हो गया, वेरी गुड। अच्छा, दूसरे बीकर पे आते हैं। दूसरा बीकर भी तो यही कह रहा है कि मैं जैसे ही मेरी वेपर ऊपर जाएंगी मैं इधर तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि इधर तो 40 था, वो तो चलो खत्म हो गया है, फिर ये भी इधर जाएंगी, ये भी वेपर्स इधर जाएंगी, सारी वेपर्स किधर जा रही हैं, इस कंटेनर में जा रही हैं। तो ये कह रहा है कि मेरी कैपेसिटी 25 की है, जैसे ही तुम मेरी वेपर्स ले रहे हो मेरा जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो फिर मेरे को 25 करने दो। फिर मैं कहता मैं कहां से करूं, मैं अपने पानी का इस्तेमाल करूंगा, मेरा पानी फिर से ऊपर गया। ठीक, तो धीरे धीरे जैसे ये 25 करता है फिर ये वेपर्स इधर भागती हैं, जब वेपर्स इधर भागती हैं तो ये फिर पानी का इस्तेमाल करता है, ऐसे पानी का इस्तेमाल करते 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 ये पानी भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बोलो ये समझ में आ रहा है, ये पानी भी खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा मतलब इस बीकर का पानी भी पूरा खत्म हो गया है। अच्छा, अच्छा, अब हुआ क्या, ये सारी वेपर्स इधर आई, ये सारी वेपर्स इधर आई, तो ये क्या समझ रहा है, इससे पूछो ना, इसकी क्या मर्जी है। ये कह रहा है मेरी कैपेसिटी तो 10 टॉर वेपर प्रेशर रखने की है। कितने वेपर प्रेशर रखने की है, 10 टॉर। ठीक, ओके, तो ये कह रहा है कि जैसे ही तुम वेपर्स मेरे पास आती हो मेरा वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, मेरा वेपर प्रेशर क्या है, बढ़ जाता है, मेरा वेपर प्रेशर 10 से बढ़ के कुछ ज्यादा हो जाता है, तो मैं तो सिर्फ 10 रख सकता हूं, तो मैं अपने अपने वेपर प्रेशर को कम करना चाहता हूं। क्यों, क्योंकि मैं तो 10 रख सकता हूं। ठीक, मेरा तो वेपर प्रेशर 10 है, तो वेपर और आई तो वेपर प्रेशर बढ़ा गया, तो वेपर प्रेशर को कम करने के लिए इस पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वेपर्स आ रही है वो कंडेंस होती चली जाएंगी। ये बात समझ में आ रही है, वो वेपर्स कंडेंस होंगी। क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर को बेचारे को 10 करना है, 10 से ज्यादा तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो सारी वेपर्स यहां जो आती रहेंगी वो कंडेंस होके इसमें पानी बनती जाएंगी, और जब पानी बन जाएंगी तो सारा पानी इसमें आ गया, ये एक्स्ट्रा सारा पानी इसमें आ गया, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हो गया। तो पानी की समस्या तो खत्म हो गई, इसका पानी खत्म, इसका पानी खत्म, इसका पानी लार्ज अमाउंट हो गया है। पहली बात वो समझ में आ गई। अब पास्कल रूल ये बोलता है जब दोनों साइड का सारे वॉल्व आपस में कनेक्टेड है, सारी ट्यूब्स आपस में कनेक्टेड है, जहां जहां एरिया मिल रहा है, तो किसी भी बर्तन के अंदर अगर आपके पास वेपर्स हैं तो पास्कल ये बोलता है कि सभी जगह का वेपर प्रेशर इक्वल कर दो। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स रूल। सभी जगह का वेपर प्रेशर क्या कर दो बच्चों, इक्वल कर दो। अब यहां पे सारी वेपर्स आने के बाद इसने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टेंट और तो बना लिया। अब ये कह रहा है कि ये टेंटोर है तो मैं सारी वेपर्स को इक्वली यहां भेजता रहूंगा, यहां भी भेजूंगा, यहां भी भेजूंगा। क्लियर है, ये अब क्या करेगा, ये अपनी वेपर्स फिर से बनाएगा, ये सारी वेपर्स उधर भी फैलेगी, स्पेस ऑक्यूपाइड करेंगी, स्पेस ऑक्यूपाइड करेंगी। अब यहां सब जगह पे कौन सी, यहां सब जगह पे हम बोल सकते हैं कि कौन से प्रेशर की वेपर्स बन रही है सारे कंटेनर्स में, 10 टॉर की वेपर्स बन रही हैं। कौन से, 10 टॉर प्रेशर की वेपर्स सभी कंटेनर्स में आ गई, इस कंटेनर में भी 10 टॉर, इस कंटेनर में भी 10 टॉर। तो फाइनली पूरे बर्तन का जो पूरे बर्तन में, पूरे इक्विपमेंट में, पूरे ऑपरेटर्स में जो प्रेशर रहेगा, फाइनल प्रेशर क्या रहेगा, वो 10 टॉर रहेगा। तो फाइनल प्रेशर ऑल द इक्विपमेंट्स में कितना रहेगा, 10 टॉर का। यही आंसर है इसका। इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था, कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर है, कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर मतलब पूरे बर्तन में इसमें पानी खत्म, इसमें पानी खत्म, इसमें सारा पानी आ गया, सारा पानी आने के बाद पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग सारे बर्तन में प्रेशर सेम हो गया। कौन सा प्रेशर आ गया, जो सबसे कम वाला प्रेशर था। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए
तो इसमें सिर्फ इतनी बात है, सबसे कम वाले प्रेशर ही आंसर होता है, क्योंकि एट द एंड इसमें क्या है कि सारे ज्यादा वाले प्रेशर्स खत्म हो जाते हैं, उनका पानी, उनका वेपर्स खत्म हो जाती है, और जो सबसे कम वाला वेपर्स है उसी की वेपर्स एग्जिस्ट करती हैं, और उसका वेपर प्रेशर हमारा लिखा जाता है, विच इज टेंटोर इन पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई थिंक आपको वेपर प्रेशर की थोड़ी तो फील आ गई होगी यार, वेपर प्रेशर कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में इसे लगाना है, ठीक, कैसे वेपर प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है, ये बात नोट डाउन कर लो। ठीक, पास्कल लॉ क्या बोलता है? पास्कल लॉ बोलता है कि अगर किसी बर्तन में कोई वेपर्स हैं तो सब जगह उसका प्रेशर वही रहेगा, जो मतलब सभी जहां तक वो कनेक्टेड है सब जगह प्रेशर इक्वल हो जाएगा, एक ही जैसा प्रेशर हो जाएगा, दिस इज पास्कल लॉ। ये हम पास्कल लॉ और ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जो बातें पढ़ते हैं बच्चों, ये तो 10th लेवल में पढ़ा दी जाती है, लेकिन 10th लेवल पर 9th लेवल पर बच्चा इतना गौर नहीं करता, फाउंडेशन कोर्स में पढ़ा दी जाती है, ठीक, लेकिन बच्चा इतना गौर नहीं करता, इतना डीप में फील नहीं ले पाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया भी होता है तो हम यहाँ पे उसको एडवांस तक ले चलते हैं बच्चे को, लेकिन पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक। तो अब वेपर प्रेशर इस वीडियो में खत्म हुआ है बच्चों, मैंने वेपर प्रेशर का क्वेश्चन भी करा दिया, आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो और अपनी कॉपी में रख लो, फ्यूचर में जब भी आप वेपर प्रेशर के बारे में भूल जाओगे तो इस क्वेश्चन को देख के याद आ जाएगा, यार सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा वेपर प्रेशर का, ठीक, वेपर बनती हैं, वेपर खत्म होती हैं, ये सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, कि आई थिंक इट इज क्लियर। तो बच्चों वेपर प्रेशर के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे बच्चों फेज डायग्राम, या फिर और भी एक बढ़िया से टॉपिक लेंगे, कुछ डेरिवेशंस करेंगे सॉल्यूशंस के। मैं तो ये मानता हूँ यार, अभी तक आपने सॉल्यूशन जहां भी पढ़ा होगा, पता है जिस भी टीचर से पढ़ा होगा, जो भी टीचर आपको पढ़ाया होगा, वो मोलैरिटी मोलैरिटी इन्हीं में ही चलता जा रहा होगा, यार ये तो बेसिक चीजें हैं, ठीक है। जो मोलैरिटी मोलैलिटी, हम ना बेसिक से हट के कुछ नया सीख रहे हैं, इस वीडियो में आने का, इस मेसॉन्स में आने का यही मकसद है कि बच्चा एडवांस तक पहुंचे। मेंस में रट्टा मार के तो हम वहां तक हम भी पहुंचाएंगे यार, ऐसा नहीं है हम रटने वाली चीजें, याद करने वाली चीजें नहीं बताएंगे, लेकिन हम कंसेप्ट इतने तगड़े बिल्ड करेंगे कि बच्चा एडवांस मार्क नहीं खाएगा, ठीक है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स भी अभी देखेंगे, तीनों सब्जेक्ट्स में हम ऐसे कंसेप्ट बिल्ड करेंगे ना आपके, कि बच्चा एडवांस तक मात नहीं खाएगा। तो हमारा टारगेट है बच्चे को आईआईटी पहुंचाना, हमारा मेजर टारगेट तो बच्चे को यही है कि आईआईटी तक पहुंचाए, लेकिन पहले रास्ता जो होता है, पहली सीढ़ी हमारी मेंस की होती है, मेंस फिर एडवांस, लेकिन पढ़ाई बच्चों एडवांस की कोई अलग से नहीं की जाती है, पढ़ाई जो होती है ना एडवांस की मेंस के साथ साथ की जाती है, ऐसा थोड़ी है। अगर हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहले मेंस देंगे, उसके बाद सॉल्यूशन टीचर दोबारा पढ़ाएगा, वो 2 महीने का ही तो गैप होता है, मेंस का पेपर दिया 2-3 महीने का गैप हुआ, फिर एडवांस का टेस्ट देना है आपको, एडवांस के टेस्ट में फिर उस टाइम पर थोड़ी तैयारी करेंगे जाके, अभी से एडवांस के क्वेश्चन भी लगाने होते हैं, साथ साथ में वो बड़ी चीजें भी आनी चाहिए, ठीक है। मेंस का हो गया, अब हमने बड़ी चीजें पहले से लगा रखी हैं, अब वो बड़ी चीजें जो पहले से कर रखी हैं उनका रिवीजन करके फटाफट से हम एडवांस की तैयारी में पहुंचे। तो ये हमारा मेन मकसद है इस चैनल पे, बच्चों को आईटी पहुंचाना। और ऐसा नहीं है बच्चों, नीट वाले बच्चे भी इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं, कंसेप्ट तो सभी में सिमिलर है ना, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, दोनों के कंसेप्ट सिमिलर है, नीट के बच्चे भी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, नीट के बच्चे समझे अच्छी चीजें, लेकिन जो मैं जेई के क्वेश्चंस कराऊंगा और उन पे इतना ज्यादा मेजर फोकस ना दिखाएं, कंटेंट को कंटेंट को सीखते जाएं, नीट वाले बच्चे भी क्या करेंगे, कंटेंट को सीखते जाएं, और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या फिर कोई टेस्ट सीरीज है वो भी आप करते रहें, और कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ऐसा एक क्वेश्चन फंसा है सर, नहीं हो पा रहा है, हमारा सॉल्यूशन कर दो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास, मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिख देता हूँ फिलहाल अभी, 7895 312233, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। आप मेरे को इस पे व्हाट्सएप करके डाउट भेज सकते हो, आपके बहुत सारे डाउट्स मेरे पास पेंडिंग रहेंगे, कभी मैं एक रेगुलर बेसिस पे ही करेंगे, मान लो ऐसा हो कि बहुत सारे डाउट्स इकट्ठे हो गए, तो मैं एक डेट रख दूंगा कि आज मैं वो सारे डाउट्स आपको क्लियर कर दूंगा, एक पर्टिकुलर वीडियो बना के या फिर लाइव सेशन रख के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हर तरीके से बच्चों सपोर्ट करना है बच्चों को, और आप भी बच्चों इस चीज को फैलाओ, और
हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचा दो इस चीज को। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे। और वेपर प्रेशर खत्म हो गया है। अगले वीडियो में नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स को लेके आएंगे। थैंक यू।